प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न एक वारदात से संबंधित है, तो मैं पहले वारदात के बारे में बताना चाहूँगा। हाल ही में मैं एक रेस्टोरेंट गया हुआ था और वहाँ पे खाना खा रहा था और पास ही में मैं एक फैमिली को देखा। फैमिली में एक फादर थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का, एक लड़की। और जो फादर थे तकरीबन तकरीबन 45 साल के रहे होंगे। कद-काठी ठीक-ठाक थी, गंजे थे और साथ ही में उनके साथ बिल्कुल उनके बगल में उनकी बेटी बैठी हुई थी। वो 20-22 की रही होगी मेरे ख्याल से, कॉलेज जाने वाली लड़की होगी। और बिल्कुल उसके उनके सामने उनका ही बेटा बैठा हुआ था। वो तकरीबन 14-15 साल का स्कूल गोइंग स्टूडेंट होगा, काफ़ी मोटा-सा था। तो मैं अपना खाना खा रहा था और अचानक से मैं अपने ही कुछ काम में लगा था, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बातें कर रहे थे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे। तो मेरा ध्यान वहाँ भटका, तो मैंने अचानक वहाँ देखा कि जो लड़की है, वो अपने भाई को गाली बक देती है और गाली भी सीधा बहन की गाली, और साथ में बैठे हैं उनके पिताजी। तो ये देख के मुझे अजीब-सी एक पहले विश्वास सा नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। पर ये बात मैंने फिर देखी और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बात ये हुई कि जो पिताजी थे वो ये सब देखते हुए अपनी ही जो बेटी है उसको एक तरह से हग कर रहे हैं, और जैसे कोई दोस्त करता है, और हँस से रहे हैं जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और पूरे इस वारदात में मैंने देखा कि तीनों 2-3 बार उन्होंने यही चीज़ हुई, और तब से मैं थोड़ा-सा विचार में रहा कि हो क्या रहा है, हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, कि पिता बैठे हुए हैं, बेटी साथ में है और बेटी अपने ही भाई को बहन की गाली दे रही है, और पिताजी उसको उल्टा हग कर रहे हैं। मतलब मुझे अजीब-सा तब से ये विचार चलता ही जा रहा है कि ये हुआ क्या और हम कहाँ की ओर जा रहे हैं? तो आप कुछ इस पे बोल सकें? देखो, जो भी हो रहा है ये शायद पिताजी अपने ज़माने में, अपनी पीढ़ी में खुद भी चाहते रहे होंगे। उस समय माहौल ऐसा नहीं था कि उन्हें ये सब करने का मौका मिले। तो उनके जो भी अरमान थे अब उनकी बेटी पूरी कर रही है। वो इसीलिए बहुत खुश होकर के उसको गले-वले लगा रहे, जो भी कर रहे। इस पीढ़ी का जो ज़बरदस्त अंदरूनी खोखलापन है, वो वास्तव में इस पीढ़ी का अपना नहीं है, वो पीछे से आ रहा है। मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में ही था आईआईटी में, और पहला रॉन्डेवू था, तो उसी में किसी प्रतियोगिता में मैंने बोला था कि आज़ादी से पहले, 1950 से पहले, इतने सारे ऊंचे नाम हमको दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं भारत में, है ना। और 1947 के बाद उनका क्या हो गया सब? ऐसा क्यों है कि आपसे कहा जाए कि पिछली शताब्दी के भारत के चमकते सितारों की एक सूची बताइए, तो उसमें 90% नाम 1950 से पहले के ही होंगे। ऐसा क्यों हो गया? विचार करा आपने? मैं कहूँ, भारत के उल्लेखनीय लोगों की एक फहरिस्त बनाइए, पिछली शताब्दी के उल्लेखनीय लोगों की, तो आप जो बनाएंगे उसमें 90% नाम पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध के होंगे, फर्स्ट हाफ के। उत्तरार्ध का क्या हुआ, लेटर हाफ का क्या हुआ? ऐसा क्यों है? कोई वजह तो होगी ना। ये पिछली 2-3 पीढ़ियों से चला आ रहा संकुचन है, जो अब हमको एक विस्फोटक रूप में नजर आ रहा है आज की पीढ़ी में। ये लगातार चल रहा था, और मैं समझता हूँ पिछली पीढ़ियों में ये जो होता रहा उसका एक महत्वपूर्ण कारण है
शिक्षा का मटीरियलाइजेशन, शिक्षा से जो अध्यात्म पूरी तरह हटा दिया गया आज़ादी के बाद, ये बोल करके कि साहब हम तो सेकुलर लोग हैं, तो हमारी शिक्षा में न ऋषियों की जगह होनी चाहिए, न संतों की, न श्लोकों की, न दोहों की। इसने आज़ादी के बाद की पीढ़ियों को कहीं का नहीं छोड़ा। और उन्हीं पीढ़ियों की पैदाइश, अब वो लड़की वो लड़के हैं जो जो भी कर रहे हैं, उनको मैं बहुत दोष दे नहीं पाता, क्योंकि उन्हें इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। और उनको मिल तो रहा है उनके पिताजी का पूरा संरक्षण। पिताजी खुद यही करना चाहते थे। पत्नी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाए तो बेटी के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, जवान बेटी के साथ। मैं इसमें अब और क्या बोलूं, बिल्कुल ये वैसे कहो तो मज़ेदार बात है, और दूसरी तरह देखो तो भयानक बात है कि बहन अपने भाई को बहन की गाली दे रही है, वो भी बाप को बगल में बैठा के। और ये बात कूल है, और बाप एकदम खुश हो गए हैं और उसको बेटी को और ज़्यादा भींच लिया, एकदम उसके हाथ डाल दिया गर्दन में। आप कल्पना कर सकते हैं कि घरों का माहौल कैसा होगा अभी। तो ये सब चल रहा था जैसे पूरा हिंदुस्तान ही तैयार बैठा था धर्म को और संस्कृति को एक बोझ समझकर त्याग देने के लिए, पीछे छोड़ देने के लिए, जेटिसन कर देने के लिए। ये तो बेकार की चीज़ें हैं। 1970 का इंसान भी तैयारी बैठा था, 1990 वाला भी तैयारी बैठा था, तैयार सब बैठे थे, पर एक नैतिक मोरल भय था जिसके कारण कर नहीं पा रहे थे, खुलेआम नहीं कर पा रहे थे। अब पिछले 10 सालों में वो जो मोरल बाउंड्री थी वो भी लांघ दी गई है। आध्यात्मिक खोखलापन तो पिछले 50 सालों का है, वो तभी से है, क्योंकि जब आपको शिक्षा ही नहीं दी जा रही है मूल्यों में, सच्चाई में, अध्यात्म में, तो भीतर तो खोखलापन रहेगा ही ना। वो सिर्फ आज की पीढ़ी में नहीं है, वो उनके बाप की पीढ़ी में भी है, उनके दादा की पीढ़ी में भी है, 1950 के बाद की सब पीढ़ियों में है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इतनी गड़बड़, मूल्य गड़बड़। एक कथन है आज़ादी के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री का, कि उन्होंने बांधों को लेकर के और भारी उद्योगों को लेकर के कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बस आप यही समझ लो कि यहीं पर दुर्घटना हो गई, बहुत भयानक दुर्घटना हो गई। बांध मंदिर नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। और न ही साइंस की ऊंची से ऊंची किताब अध्यात्म का शास्त्र हो सकती। आपने साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने इनर एजुकेशन को, अध्यात्म को एकदम ही बेइज्जत कर दिया। आपकी नजर में उसका कोई उपयोग ही नहीं। आपने कहा ये तो सब पुरानी रूढ़िवादी अंधविश्वासी बातें हैं, इनको त्याग दो, हमें तो अब आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ेंगे हम? तरक्की का क्या मतलब है? तरक्की का मतलब है आईआईटीज की स्थापना होगी, भारी उद्योग लगाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, वगैरह वगैरह। भारत ने यही तो दिशा ली थी आज़ादी के बाद के 15 सालों में। इनर एजुकेशन का भी एक आध इंस्टीट्यूट बना दिया होता, आईआईई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनर एजुकेशन। 5 आईआईटी पे एक आईआईई भी बना दिया होता, वो बना नहीं ना। आंतरिक रूप से हम खोखले होते गए हैं। अब वो जो खोखलापन है, वो जो
सड़न है पिछले 60-70 सालों की, अचानक से आज की पीढ़ी में वो विस्फोटक रूप से निकल रही है। आप पूछेंगे वो आज ही क्यों निकल के आ रही है? पिछले 10 सालों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके कारण। एक तो ये कि अब 50-60 साल हो गए थे, दबाव भीतर ही भीतर बन रहा था, गुब्बारा फूटने को तैयार बैठा था। और दूसरा, पिछले 10 सालों में अध्यात्म का नाम बहुत खराब हुआ है। तो वो जो मोरल बैरियर था ना कि अरे हम कोई गलत काम कैसे करें, वो गिर गया। वो कहा गया कि देखो जो लोग ज्यादा सच्चाई की और भगवान की और ईमानदारी की बातें करते थे वो इतने भ्रष्ट निकले, जब वही इतने भ्रष्ट है तो हम भी भ्रष्ट हो जाते हैं, अब हमें कौन मना करेगा। समझ में आ रही बात कि जो लोग ज्यादा धर्म का नाम लेते थे देखो वही कितने भ्रष्ट निकले, तो अब हम पे तो कोई उंगली उठाएगा ही नहीं, क्योंकि जब सभी भ्रष्ट है तो हम भी हो जाते हैं। जब संतजन भी भ्रष्ट है तो हमें होने में क्या अब परहेज है। ये हो गया। दूसरा, सबके पास डेटा का पहुंचना। ये मैं नहीं कह रहा हूं ये बुरी घटनाएं हैं, मैं बस बता रहा हूं कि कारण क्या रहे हैं। डेटा की रीच, और डेटा की रीच का मतलब होता है कि जो सबसे निकृष्ट कोटि का सबसे घटिया कंटेंट होगा उसको सबसे ज्यादा रीच मिलेगी। वो डेटा को रीच नहीं मिल रही है, वो आदमी के घटियापन को रीच मिल रही है। मैं डेटा की रीच के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस उसका परिणाम बता रहा हूं आपको। गांव गांव में एक एक हाथ में मोबाइल है, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल है, और उसका सदुपयोग तो पता नहीं कितना हुआ है, दुरुपयोग जबरदस्त हुआ है। जो सदुपयोग हुआ है उससे कुछ आर्थिक प्रगति हुई है बेशक, लेकिन उसके दुरुपयोग से आंतरिक पतन जबरदस्त हुआ है, जबरदस्त। आप एक प्रयोग करके देखना, आप कभी किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के सामने रात में 2-3 बजे जाना, और उस वक्त आप देखना कि सब जो बेचारे गरीब किस्म के मजदूर होते हैं या ठेले वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, ये लोग अपना बैठ करके अपना मोबाइल ही लगा करके कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। और आप देखना कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत में ये हो रहा है डेटा का उपयोग। तो जो घटिया चीजें हैं वो आज की पीढ़ी में जबरदस्त रूप से फैली है, क्योंकि डेटा इजी है, और वो सारे घटिया काम डेटा पर सवार होकर आ रहे हैं आपके पास। उसी डेटा के सस्ते होने का या फ्री होने का नतीजा ये हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग जिन्हें जेलों में होना चाहिए था, आज वो समाज के हीरो बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, और जेल में नहीं होते तो सड़कों पर धूल फांक रहे होते। ऐसे ऐसे लोग वो सेलिब्रिटी बन गए। समझ रहे हो? और भी 2-4 कारण हो, पिछले 10 सालों पर ही नजर डालोगे तो दिख जाएगा कि इसी पीढ़ी का क्यों खास पतन हुआ है। अब उसमें तुम ये भी जोड़ सकते हो कि पहले तो आप सिनेमा भी देखने जाते थे तो एक सेंसर बोर्ड होता था, तो वो सेंसर बोर्ड कुछ तो चीजों को ठीक कर देता था या प्रतिबंधित कर देता था। अभी 2-3 साल से वो भी नहीं रहा है। अब आप जो फिल्मों के नाम पे या वेब सीरीज के नाम पे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो बिल्कुल छुट्टा है। जो कोई भी जो कुछ भी दिखाना चाहे वो आपको दिखा दे रहा है, और उसकी सबसे बड़ी कंज्यूमर जवान पीढ़ी है, और उन्हें सलाह देने वाला, समझाने वाला कोई नहीं। उनके सामने कोई ऐसा आदर्श नहीं है जो आज के प्रवाह के विपरीत जाता हो, तो वो प्रवाह में बहे जा रहे हैं। उनको मैं क्या दोष दूं? ये जो भी गंजे पिताजी थे जिनकी आप बात कर रहे हो, आप अनुमान लगाओ कि उन्होंने किस तरीके से अपने लड़की लड़के की परवरिश करी होगी कि वो लड़की लड़के आज इन्हीं के सामने बैठ करके आपस में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं।
और बाप कह रहे हो इट्स सो कूल, आई एम सच अ लिबरल पेरेंट, आई एम नॉट ऑथोरिटेरियन, आई एम फ्रेंडली विद माई किड्स। बिना मित्र शब्द का अर्थ समझे ये मित्रवत होना चाहते हैं। तुम्हें ये तो पता नहीं कि फ्रेंड माने होता क्या है, तुम फ्रेंडली हो रहे हो। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये स्थिति शायद अब सीमा पार कर चुकी है। अब खेल को पलटने का कोई तरीका बचा नहीं है। जो बर्बादी है वो इतनी गहरी और इतनी व्यापक हो चुकी है कि शायद अब उसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि सब कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में है जो इस बर्बादी को ही और आगे बढ़ाना चाहती हैं। सत्ता, पैसा, सामर्थ्य, नाम, सब उन्हीं के पास है। जिस चीज़ को तुम एक वारदात कह करके प्रस्तुत कर रहे हो, वारदात तो क्या थी, वाकया था, वारदात कह रहे हो। जिस चीज़ को तुम वारदात कह रहे हो, बहुत सारे विज्ञापनदाता होंगे जिनके लिए ये एक बड़ी कूल घटना है, आदर्श घटना है। वो इसी घटना को थोड़ा और ग्लैमराइज करके तुम्हें एक ऐड भी दिखा सकते हैं। भूलो नहीं कि आज कल्चर किनके हाथों में है। इंसान तो वही हो जाता है ना जैसी उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति का मतलब समझते हो? तुम्हें जो संस्कार मिल रहे हैं, संस्कार माने क्या, तुम पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं। भूलो नहीं कि आज तुम पर प्रभाव डालने वाले लोग कौन हैं। तुम पर जो प्रभाव डालने वाले लोग हैं वो कहीं से ये नहीं चाहते कि तुम अंदरूनी तौर पर ऊंचे उठो या साफ रहो। उनकी सारी रुचि इसी बात में है कि तुम अंदरूनी तौर पर जाहिल रहो, अंधेरे रहो, गंदे रहो, अज्ञानी रहो। हमने बड़ी से बड़ी भूल ये करी है कि शिक्षा से अध्यात्म को हटा दिया और कल्चर बहुत गलत ताकतों के हाथ में सौंप दिया। हिंदुस्तान का पूरा कल्चर, सभ्यता अभी आ रहा है फिल्मों से, और फिल्मों के बाद अब आ रहा है ये सब जो वेब बेस्ड मीडिया, इनसे। खत्म कर दिया हमने भारत के अंतस को। हमें पता भी नहीं है कि हमारे शब्द हमारी जबान पर कौन दे रहा है। वो लड़की जो गाली दे रही थी, वो गाली उस लड़की की अपनी नहीं थी। वो गाली उसको उसके कल्चरल मास्टर्स ने दी है। और ये हमारी बेवकूफ़ी है और हमारी कायरता है कि हमने बहुत गलत ताकतों को अपना कल्चरल मास्टर बना दिया है। अब बचा क्या? एजुकेशन भी गलत और कल्चर भी गलत, तो अब बचा क्या?
जैसे आपने बताया कि वहाँ पे वो एक फ्रेंडलीनेस दिखाई जा रही थी, और आजकल यूजुअली इवन साइकोलॉजिस्ट और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट होता है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। तो मतलब ये भी आई थिंक एक तरह से बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हो रहा है कि यू मस्ट बी फ्रेंडली विथ योर चाइल्ड एंड ऑल। 3 साल के बच्चे को 3 साल के फ्रेंड्स मिल जाएंगे। माँ बाप का काम फ्रेंड्स होना नहीं है। ये जो भी बेवकूफ़ी फैला रहा है उससे विनती है कि माफ करो समाज को। क्यों दुर्दशा करना चाहते हो सबकी, कि बता रहे हो कि बी फ्रेंडली विद योर 2-year-old। माँ बाप फ्रेंड्स हो गए तो माँ बाप कौन बनेगा? अगर माँ बाप को फ्रेंड हो जाना है तो फिर फ्रेंड्स को माँ बाप हो जाने दो। गुरु कौन बनेगा? मार्गदर्शक कौन बनेगा? ये तो काम फ्रेंड करते नहीं, या करते हैं? आप सबकी जिंदगी में दोस्त रहे होंगे, उनमें से कितने दोस्त गुरु का धर्म अदा कर रहे थे? बोलो। आपके दोस्त गुरु का काम भी कर रहे थे क्या? तो अगर माँ बाप भी दोस्त हो गए तो बच्चे को जिंदगी की नसीहत कौन देगा? या नसीहत शब्द ही बेकार है, शिक्षा शब्द का ही कोई अर्थ नहीं। माँ बाप भी फ्रेंड्स हो जाएं, टीचर भी फ्रेंड्स हो जाएं, तो शिक्षक कौन बनेगा? फिर सिखाएगा कौन? या तो तुम फिर फ्रेंड वैसे बनो जैसे अर्जुन के कृष्ण दोस्त थे। अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे को सखा बोला करते थे, दोस्त भी थे, वो एक दूसरे के दोस्त थे। पर उस तल की दोस्ती तो तुम करते नहीं ना। जब तुम बोलते हो कि मैं किसी का दोस्त हूं, आई एम फ्रेंड्स विद समवन, तो उसका क्या क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है, बाप बेटी का दोस्त है, इसका यही मतलब है कि बेटी अपने भाई को बहन की गाली दे रही है और बाप उसको और ज्यादा हक कर रहा है कि कितनी स्वीटू है ये। तुम्हारे लिए फ्रेंडलीनेस का यही तो मतलब होता है ना। तुम्हारे लिए फ्रेंडलीनेस का ये मतलब तो नहीं है कि अर्जुन अगर तू सही काम नहीं कर रहा तो गीता का उपदेश सुन। तुमने करा है कभी अपने फ्रेंड के साथ कि तुम अगर सही काम नहीं कर रहे हो तो आज मैं तुमको गीता सुनाता हूं? ये करा है? अगर तुम ऐसे फ्रेंड हो सको तो मैं कहूंगा फ्रेंड्स होना अच्छी बात है। पर आपकी तो फ्रेंड्स की परिभाषा ही यही है। लोग आते हैं और बहुत गौरव के साथ बोलते हैं, कहते हैं हमारे घर में बहुत खुला हुआ माहौल है, मैं तो अपने 14 साल के लड़के के साथ बैठ करके ड्रिंक करता हूं, बहुत लिबरल माहौल है हमारे घर का। ये लिबरल माहौल है या नरक का माहौल है? नरक और कौन सी जगह होती है? वही तो जहां बाप अपने 14 साल के बेटे को नशा करना सिखा रहा हो। और कौन सी जगह नरक है? और जहां अपनी बेटी को खुद मां ही नंगा होना सिखा रही हो, नरक और कौन सी जगह है? बाप का काम है बेटे को नशा करना सिखाना, और मां का काम है बेटी को सिखाना कि कैसे टॉप के तरीके से नंगा हुआ जाता है। और इसको तुम किस नाम से बुला रहे हो? फ्रेंडलीनेस। कि मेरे माँ बाप तो बहुत फ्रेंडली हैं। आप भी यहां बैठे हैं, आप में से कई लोग अभिभावक होंगे। कृपा करके अभिभावक बनिए, ठीक है? आपके बच्चों को दोस्त बहुत मिल जाएंगे, अभिभावक दूसरे नहीं मिलेंगे। अगर आपने अपने अभिभावक होने का फर्ज नहीं निभाया तो कौन आएगा निभाने? बताओ। पेरेंट्स फ्रेंड्स हो गए तो फ्रेंड्स पेरेंट्स बनेंगे क्या? मैं सहमत हूं कि बच्चों के ऊपर दादागिरी नहीं करनी चाहिए, चढ़ नहीं बैठना चाहिए, पर वो एक अति की बीमारी होती है कि घर में माँ बाप द्वारा ही एक तरह की बुलिंग चल रही है। वो एक तरह की बीमारी होती है। उतनी ही खतरनाक बीमारी या उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी तब है जब बाप बेटा फ्रेंड्स हो गए। और फ्रेंड्स भी किस चीज में हुए? कि अगल बगल बैठ करके, भाई हमारा तो बहुत ओपन माहौल है, देखिए साहब
इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आचार्य जी, मुझे अभी ऐसे ये बात लगी कि क्योंकि ये अवधारणा है कि फ्रेंड्स होने चाहिए, तो एक और चीज़ गलत होती है उस साइड कि जो बच्चा है वो भी फिर अगर कोई पेरेंट्स सही में अपने बच्चे का भला भी चाहेंगे तो ये एक कॉमन आइडियोलॉजी बन गई है कि दे हैव टू बी, तो एक तरह से आपके एक हेटरेट जनरेट होता है। देखो वही बात है ना, उसकी एजुकेशन में उसको कभी ये बताया नहीं गया कि कॉन्शियसनेस ऐसी कोई चीज़ होती है, चेतना कोई चीज़ होती है, और मन को साफ रखना, या मन को एक ऊपरी तल पर ले जाना एक ज़रूरी बात होती है, उसको ये कभी बताया ही नहीं गया। अब अगर पेरेंट्स ये कोशिश भी करेंगे कि उसको भीतरी तौर पर ऊपर उठाएं, तो बच्चा कहेगा ये तुम क्या फिजूल काम कर रहे हो, ये तुम जो काम करने की कोशिश कर रहे हो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि स्कूल में ऐसा तो कुछ हमें बताया ही नहीं गया, ना टीवी बताया गया, ना कहीं बताया गया। और वो जो चीज़ है जो आपको बताती है कि भीतर से उठना और साफ होना ज़रूरी है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म से हमारे शिक्षाविदों को, राजनेताओं को, सबको एलर्जी है। इनको लगता है अरे ये तो घटिया काम है ना, घटिया काम है, ये नहीं करना है, मत करो। अभी आपने अध्यात्म का नाम लिया तो इस पे मुझे कुछ चीज़ याद आई कि अध्यात्म में भी बात बहुत प्रचलित है कि जो गुरु होंगे वो मित्र की तरह होंगे। कहा गया कि परसों ही जैसे आपके ऊपर एक प्रश्न आया था कि किसी ने पूछा था आपसे कि काफ़ी एटीट्यूड लगता है, तो मेरे ख्याल से ये भी कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी अवधारणा है कि ये अध्यात्म में कहीं नहीं था, ये पिछले 30-40 सालों में ज़बरदस्ती कुछ जुमले उछाले गए, उसमें से एक ये भी है। गुरु मित्र होगा ये बात अध्यात्म में तुम्हें नहीं मिलने वाली। हाँ, ये बात निहित ज़रूर होती है, क्योंकि मित्रता की उच्चतम परिभाषा ये होती है कि जो तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा हित कर सके वही मित्र है तुम्हारा, तो उस अर्थ में गुरु तुम्हारा मित्र होता है। लेकिन जो जुमला बन गया है ना कि गुरु शुड बी फ्रेंडली, फ्रेंड्स और फ्रेंडली में अंतर समझते हो ना? मित्रवत व्यवहार करे, दोस्त जैसा व्यवहार करे। अब बात बाहर की है, व्यवहार की है, बात ये नहीं कि अंदर से कैसा है। अंदर से तो गुरु हमेशा मित्र होता ही है, लेकिन बाहर से उसका व्यवहार वैसा नहीं होगा जैसा तुम्हारे नशेड़ी पंगेड़ी दोस्तों का होता है। अभी ये मांग की जाती है कि द गुरु हैज टू बी फ्रेंडली, और फ्रेंडली का मतलब हुआ तुम हमसे वैसे ही बात करो ना जैसे सब करते हैं, तुमसे व्यवहार भी ऐसा ही करो। मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी पीठ थपथपा सकता हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो मैं तुम्हारी ओर पाँव करके बैठ सकता हूँ, वो सब कुछ कर सकता हूँ, दोस्तों के साथ किया जाता है। तो ये फ्रेंडलीनेस है। इस फ्रेंडलीनेस में आप बस ये चाह रहे हो कि आप गुरु को भी वहीं ले आ दो जहाँ आपने अपनी बाकी पूरी दुनिया बना रखी है, उसी तल पर गिरा दो गुरु को भी। क्यों गिरा दो? ताकि गुरु आप किसी काम का न रह जाए। अब वो आपको उठा ही नहीं सकता, आपने जब उसको अपने ही तल पे गिरा दिया, अब आपको कैसे उठाएगा वो आपको उठा सके इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो ऊपर रहे आपसे। जो आपसे ऊपर ही नहीं है वो आपको हाथ दे के ऊपर कैसे खींचेगा? गुरु को फ्रेंडली कर देने का मतलब है मैंने गुरु को भी इधर ही कर दिया, यू नो ही इज जस्ट वन ऑफ अस गाइज, हे गुरु कम ओवर। तो तुमने उसको वहां से उठा के यहां गिरा लिया, अब वो बिल्कुल तुम्हारे बगल में बैठा है, वो तुमको ऊपर कहां से खींचेगा? बेकार हो गया तुम्हारे लिए। यही चाहते थे। अहंकार को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए जो काम करे गए हैं, जो सिद्धांत गढ़े गए हैं, जो जुमले उछाले गए हैं अभी पिछले 150 सालों में, उनमें से एक ये भी है कि टीचर नहीं चाहिए, फ्रेंड चाहिए। क्योंकि टीचर तो तोड़ता है ना, और फ्रेंड कौन होता है? जो तुम्हारे साथ दारू पीता है। तो टीचर नहीं चाहिए, फ्रेंड चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे नए नए सिद्धांत हैं और जुमले हैं। ये सब खतरनाक है, और ये जितने खतरनाक हैं उतने ही प्रचलित हैं। जितने स्कूल चल रहे हैं आजकल, आप इनमें किसी में चले जाइए, पेरेंट टीचर मीट होती है, उनमें इस बात को
बिल्कुल एक कैनन की तरह, एक अकाट्य सत्य की तरह पेरेंट्स को बोला जाता है, यू शुड बी फ्रेंडली। और ये सब कौन बता रही हैं? वो जो टीचरें घूम रही हैं, वो जिन्हें खुद कुछ नहीं पता। भगवान श्री प्रणाम। अभी जो चर्चा चल रही थी कि जो पिछले स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा से अध्यात्म को हटा दिया गया, या जो भी, तो पहले तो नहीं समझ में आता था, लेकिन अब तो ये षड्यंत्र सा लग रहा है कि राजनेता भी नहीं चाहते कि अध्यात्म पहुँचे आदमी तक, क्योंकि वो फिर सबल होगा, निडर होगा, तो उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, डराया नहीं जा सकता। वहीं समाज का भी हित उसी में है कि माता पिता या जो भी सो कॉल्ड पेरेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चा ओबीडियंट, आज्ञाकारी हो। पहले तो वही घुट्टी पिलाई गई थी कि आज्ञाकारी जो होता है, सम्मान भी उससे जोड़ा गया था। तो उस चीज़ को तोड़ते हुए बड़ा डर सा लगता था कि जो ये माता पिता कह रहे हैं, ये पता ही नहीं होता था कि वो सही क्या था। फिर शिक्षा में भी ऐसे ही हुआ कि जो शिक्षक कि एक कैनन बना दिए गए, नियम बना दिए गए कि इसमें तहत जियो, एक ढांचा दे दिया गया, तो अंदर पूरा सब जर्जर हो गया। तो उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन आपके सानिध्य में ये भी दिखा कि ये षड्यंत्र बहुत गहन है। नहीं, इसमें आप अगर और गहराई में ही जाना चाहते हैं तो बात इस षड्यंत्र की भी नहीं है, क्योंकि देखिए, माया हजार तरह के षड्यंत्र हमेशा करती है। ठीक है, ये षड्यंत्र हुआ कि शिक्षा व्यवस्था से अध्यात्म को पूरी तरह हटा दो, ठीक, मान लिया। इस षड्यंत्र का कोई जवाब क्यों नहीं था हमारे पास? भाई, जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, उसी में तो अध्यात्म को कोई जगह नहीं दी गई ना। शिक्षा के और भी तो केंद्र हो सकते थे, समाज ने वो क्यों नहीं निर्मित किए? तो हमें उसका भी जवाब देना पड़ेगा कि चलो, स्कूलों में, कॉलेजों में अध्यात्म नहीं बताया जा रहा, कोई बात नहीं, तो और भी तो केंद्र होने चाहिए थे। उन्होंने अपना फर्ज क्यों नहीं अदा करा? वो भी जवाब देना पड़ेगा। वो अगर सशक्त होते तो बच्चे को भले ही स्कूल में कुछ नहीं बताया जा रहा जीवन के बारे में, मन के बारे में, अहम के बारे में, लेकिन फिर भी उसे पता होता। मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे सामुदायिक केंद्र होते जहाँ जीवन चर्चा हो रही होती, जहाँ पर मन के बारे में और संसार के बारे में, दुनिया जहान के बारे में चर्चाएं हो रही होती। ये सब हो सकता था ना। सरकार ने अपना काम नहीं करा तो नहीं करा, समाज ने भी तो अपना काम नहीं करा, और अब वही स्थिति 70 साल तक चलने के बाद आज भयावह हो गई है। जो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमारे भी बच्चे हैं, अब दिख गया, बहुत प्रयास करने के बाद भी जो मीडिया है, जो डेटा, जो बात है कि घटिया की रीच बढ़ी है, तो वो भी लिपटी हैं, दिख भी रहा है, पकड़ा भी है, समझाया भी है, प्रयास भी कर रहा है, बस इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। अब स्थितियां तो प्रतिकूल हैं ही, और ऐसी हालत में दोहरे तिहरे चौगुने प्रयत्न करने पड़ेंगे अगर प्रेम है तो। और क्या, यही है, कोशिश करिए, और क्या कर सकते हैं।